हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग परमाणु के मौलिक कणों के बारे में जानकारी लिए थे। उसी के क्रम में आज हम लोग परमाणु के नाभिक की खोज के बारे में जानेंगे कि परमाणु का एक नाभिक होता है और उसका खोज किसने किया था और उस परमाणु के नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक का खोज सर्वप्रथम अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 में किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने उनके अंडर में काम करने वाले कुछ वैज्ञानिक थे, वह गीगर और मार्सडेन। उन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से नाभिक की खोज के बारे में बताया था। उनके अंडर में काम करने वाले जो वैज्ञानिक थे गीगर और मार्सडेन, उन्होंने एक प्रयोग के माध्यम से परमाणु की नाभिक का खोज किया था। उन्होंने धातु की पन्नी जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, इस धातु का पन्नी लिया और उस धातु की पन्नी पर कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया। उन्होंने जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया तो उससे ये पता चला कि उस धातु की पन्नी में से कुछ अल्फा कणें सीधे निकल जाती हैं, कुछ अल्फा कणें हल्का सा विक्षेपित हो जाती हैं, कुछ अधिक विक्षेपित हो जाती हैं और कुछ वापस मुड़ जाती हैं। तो इन प्रयोगों से यानी अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। वो क्या क्या है? पहला इसमें निष्कर्ष है कि इस धातु की पन्नी से जब कुछ अल्फा कणों को गुजारा जाता है तो वह अल्फा कणें इस धातु की पन्नी से सीधे आर पार निकल जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि इस धातु की पन्नी का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है, इम्प्टी होता है। ये पहला था। इसमें दूसरा पॉइंट है कि जब इस धातु की पन्नी से कुछ अल्फा कणों को गुजारा गया तो देखा गया कि कुछ अल्फा कणें बीच से हल्का सा विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस धातु की पन्नी के बीच में कोई ठोस भारी भाग स्थित है, जिसके कारण किरणें हल्का सा विक्षेपित हो जाती हैं। फिर थर्ड है कि कुछ अल्फा कणों को जब इसमें गुजारा गया धातु की पन्नी पर तो वह 90 अंश के अधिक के कोण पर मुड़ गईं, जिससे ये पता चला कि इस धातु की पन्नी में कोई ठोस धनावेशित भारी भाग है, जिसके कारण ये किरणें 90 अंश के कोण पर लगभग मुड़ जाती हैं। चौथा इसमें जो बात पता चलता है कि जब कुछ अल्फा कणों को इस पर गुजारा गया धातु की पन्नी पर तो बीच से ही विचलित होकर वापस लौट आईं, जिससे ये ज्ञात हुआ कि इस धातु की पन्नी में कुछ सूक्ष्म आयतन के रूप में धनावेशित भाग स्थित है। अर्थात इन प्रयोगों से ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का लगभग समस्त भार तथा कुल धनावेश उसके केंद्र में एक सूक्ष्म आयतन के रूप में स्थित होता है। परमाणु के इस भाग को ही उसका केंद्रक या नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु के केंद्र में जो सूक्ष्म आयतन के रूप में धनावेशित या भारी भाग स्थित होता है वही परमाणु का नाभिक होता है और वह धनावेशित होता है। अब जब ये जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिए कि परमाणु का नाभिक का खोज कैसे हुआ, तो इसका सारा श्रेय अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जाता है और यह अल्फा किरणों का प्रकीर्णन भी कहलाता है। जब नाभिक की खोज हो जाता है तो परमाणु के नाभिक का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी उसका संगठन क्या है। तो परमाणु का जो कण हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो भारी होते हैं और इलेक्ट्रॉन थोड़ा हल्का होता है। तो परमाणु में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसलिए परमाणु का जो नाभिक होता है वह धनावेशित पाया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। समझ में आया? अब जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, पीछे भी बच्चे तुम लोग जान चुके होंगे
कि नाभिक के बाहर 7 कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो जो बाहर नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं वह ऋणावेशित होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब जब ये परमाणु के नाभिक का संगठन हम लोग जान लिए, तब हमको धीरे धीरे जानकारी लेना है कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में जानते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर 2 चीज़ों की जानकारी है कि किसी भी परमाणु में उपस्थित धनावेश इकाइयों की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता है, या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के परमाणु के नाभिक पर स्थित धनावेश इकाइयों की संख्या के बराबर होता है। इसी का दूसरा परिभाषा है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यानी जो तो परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना ही धनावेश इकाइयों की संख्या होता है उतना ही ऋणावेश इकाइयों की भी संख्या होता है। इसलिए धनावेश इकाइयों की संख्या को प्रोटॉनों की संख्या बोलते हैं और ऋणावेश इकाइयों की संख्या को इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। अर्थात जितना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक है उतना ही उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होता है, और जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही उस तत्व का में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे तत्व सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है और इसका परमाणु भार 23 है। तो जो इसका 11 है वो परमाणु क्रमांक है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हुआ और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हुआ। प्रोटॉनों की संख्या में कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है। अगर कोई परमाणु धनावेशित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो जाता है, और यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाता है, लेकिन उस तत्व के प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग अब परमाणु क्रमांक के बाद से हम लोग पढ़ते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट का ही दूसरा नाम है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो एटॉमिक वेट और मास नंबर एक ही है। इसका परिभाषा क्या है? किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को परमाणु भार कहते हैं। परमाणु भार बराबर क्या होता है, या द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी प्रोटॉनों की संख्या जो होता है वह परमाणु क्रमांक के बराबर है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर है, और न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। तो जो परमाणु भार है बराबर हम कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो हमको परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक को घटा दें तो उस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल बताए, सोडियम है तो सोडियम तत्व है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार 23 है। अब इसमें अगर इसका एटॉमिक नंबर देखें तो 11 हो गया, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो गया, लेकिन इसमें इसका एटॉमिक मास जो है वह 23 है। तो इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर हम निकालें तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, 23 माइनस 11 बराबर 12। इसका न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गया? 12 हो गया। इसी तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, परमाणु भार 35 होता है। क्लोरीन में जो ये 17 है ये प्रोटॉनों की संख्या है, यह प्रोटॉनों की संख्या बराबर बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और 17 इसका परमाणु क्रमांक भी हो गया। अब 35 इसका द्रव्यमान संख्या है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्ञात करें
तो 35 में से 17 घटा देंगे तो 18 जो आया ये इसका न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। जैसे आर्गन तत्व है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और उसका परमाणु भार 40 होता है। बच्चों, केमिस्ट्री अगर पढ़ना है तो सभी बच्चों को कम से कम 50 तत्वों का नाम, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक वेट अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट याद किए आगे की कोई भी पढ़ाई है उसमें दिक्कत होगा। बहुत ही आसान है केमिस्ट्री, इतना आसान विषय कोई विषय नहीं है, बशर्ते इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा पहले के ज्ञान को अर्जन करना पड़ेगा, तब जाकर पढ़ाई सरल होगा। जब तक अपने पास पहले के कुछ नॉलेज नहीं होंगे तब बताई हुई कोई भी बातें समझ में नहीं आएंगी। अब जैसे आर्गन है तो आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40 है, तो 18 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। अब इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है तो परमाणु भार 40 है और परमाणु क्रमांक 18 है, तो 40 में से 18 घट गए, कितना हुआ? 22। तो 22 उसका क्या हो गया? न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। तो बच्चों, आज हमने अपने लेक्चर में तुमको यह नाभिक की खोज कैसे हुआ इसके बारे में बताए। प्रश्न परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो नाभिक की खोज करके भी पूछा जा सकता है, या अल्फा कणों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो अब हम लोग इसी के जो आगे पढ़ना है, अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ना है वह है समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों, जब हमको ये पता होगा कि इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तत्वों का नाम जब हमें पता हो जाएगा, तब हमको समस्थानिक के बारे में, समभारिक के बारे में, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में और सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हम लोग करेंगे। ठीक है।